चलिए, सो एवरीवन, सो योर प्रेजेंट। चलिए, तो हम क्या डिस्कशन कर रहे थे, ईसी के बारे में बात कर रहे थे। और ये तीन तरीके का होता है, इनिशियल, टेंजेंट और सीकेंट को लेके। और उसकी जो हमने जितना हमने यहाँ से समझा है उसी चीज़ को लेके हमने यहाँ पे सारी बातें कर ली हैं। अब इनकी डिटेल में बात कर लेते हैं। जो हमने वर्बली बोला है उसको हम पॉइंट टू पॉइंट जो है वो नोट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास में इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर पहला जो होगा वो हो जाएगा इनिशियल टेंजेंट। हम लोग क्या बोलते हैं, इसके अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि इट इज द स्लोप ऑफ कर्व एट द ओरिजिन। इट इज द स्लोप ऑफ कर्व एट द ओरिजिन जो होगा वो दिया जाएगा EIT के द्वारा। दिस इज द स्ट्रेन और स्ट्रेस। तो इसके अंदर पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज द स्लोप ऑफ कर्व एट द ओरिजिन। इट इज स्लोप ऑफ कर्व एट ओरिजिन। ये जो है ओरिजिन पे जो कर्व का जो स्लोप होगा वो दिया जाएगा EIT के द्वारा। और ये मैक्सिमम वैल्यू देता है ना। तो ये मैक्सिमम वैल्यू देता है, इट गिव्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EC, यानी कि EC जो दिया जाएगा दैट इज द 5000 रूट FCK। ये मैक्सिमम वैल्यू देता है EC का, जो कि ये हो जाएगा, राइट। इसको हम लोग जो है डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। नोट करिए। टेंजेंट मॉडुलस सेकेंड से एंगल कैसे कम हो रहा है। चलो चंदन, अभी ये बता देंगे बेटा। इसको जब मैं पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा तो वापस बता दूंगा। प्लास्टिक जोन में EIT कैसे, वो भी बता देंगे प्रिंस। प्लास्टिक जोन को लीनियर के बाद है ना, हाँ। तो आपके डाउट अभी क्लियर कर लेंगे, डोंट वरी। तो पहले ये लिखो। तो ये हो जाएगा, इट इज द स्लोप ऑफ कर्व एट द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन पे जो स्लोप होगा वो हम लोग किसके द्वारा शो कर रहे हैं, EIT के द्वारा शो कर रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास में, दिस इज द टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये तो हो गया EIT को लेके। नेक्स्ट हो जाएगा टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ET। तो टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हमने क्या समझा था कि भाई हमारे पास में मान लीजिए कर्व बना है। तो इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि भाई हमने कोई भी एक पॉइंट लिया, हमने कर्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दिस इज द टेंजेंट, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो दिया जाता है ET के द्वारा। तो वो दिया जाता है ET के द्वारा। तो ET हो जाएगा हमारे पास, दैट इज इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट at any point on the curve तो ये हो जाएगा हमारे पास में टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम ये अच्छे से जानते हैं कि भाई हमारे पास में जो कर्व का स्लोप होता है कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इसका स्लोप अलग होगा, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इसका स्लोप अलग होगा, हाँ या ना। तो ये जो होता है वो इंस्टेंटेनियस चेंज देता है। पॉइंट टू पॉइंट ये वेरी करेगा। पॉइंट टू पॉइंट क्या करता है, ये वेरी करता है। तो ये हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं, इट इज द इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ EC। इट इज इंस्टेंटेनियस instantaneous change of
ऑफ ईसी, ये जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट के अंदर ये क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। तो इसको अगर हम फॉर्मुलेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ई टी इज इक्वल टू, हम ये जानते हैं कि ई जो होता है वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, ई का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। तो ये इंस्टेंटेनियस इंक्रीज इन स्ट्रेस टू इंस्टेंटेनियस इंक्रीज इन स्ट्रेन का रेशियो होता है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द इंस्टेंटेनियस increase in stress to the instantaneous increase in strain। तो ये जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस इंक्रीज इन स्ट्रेस टू स्ट्रेन। इंस्टेंटेनियस इसलिए लिखना है क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट ये वैल्यू वेरी करेगा, ठीक है। EIT रिपीट करिए, चलो वापस रिपीट कर देते हैं, इसको नोट कर लो सिख बेटा, इसको नोट कर लो, मैं वापस उसको रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। इसमें कोई डाउट किसी को? आई होप ये सबको क्लियर हो गया कि भाई हम ये क्यों लिख रहे हैं। पहले हम लोगों ने इसको समझा है, बाद में इसको हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। सो दिस इज द टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये किसी भी पॉइंट का पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है उसके स्लोप को मेजर करता है, और ये पॉइंट टू पॉइंट क्या करेगा, वेरी करता है। तो इसलिए हम लोग इंस्टेंटेनियस इंक्रीज इन स्ट्रेस टू स्ट्रेन हम लोग इसको शो करते हैं। EIT में स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, अरे यार प्रिंस बेटा ये हम लोग मैं इसको इनिशियल टेंजेंट को बता देता हूँ। इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, इट इज द स्लोप ऑफ कर्व एट द ओरिजिन। भाई कर्व के ऊपर भी तो हम लोग टेंजेंट बना रहे हैं, तो आप अगर इसको और बेटर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व एट द ओरिजिन। चलो बेटर अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, दैट्स नॉट इश्यू। It is the slope of tangent on the curve at origin, on curve at origin. That's better. EIT में प्रिंस को बताता है, EIT के द्वारा दिया जाएगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू देता है, दैट इज द 5000 रूट FC के, और ये डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सिक, ये आपका भी आंसर हो गया। सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि दिया जाता है ES के द्वारा। सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये मेरे पास में कर्व बना हुआ है कुछ ऐसे। इस कर्व के ऊपर हम क्या बोलते हैं कि हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, कोई भी हमने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट को जब ओरिजिन से मिलाते हैं, दिस इज द ओरिजिन से मिलाते हैं, तो जो लाइन होगी, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो सेकेंड के द्वारा दिया जाता है। उस लाइन का जो स्लोप होगा वो किसके द्वारा दिया जाता है, सेकेंड के द्वारा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इट इज द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग any point on the curve to the origin तो ये जो भी लाइन है किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली जो लाइन है उसके स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, ES के द्वारा बोलते हैं। अब जब हमने कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है इसके रेस्पेक्ट में हमने स्ट्रेन का वैल्यू भी फिक्स कर दिया, और इसके रेस्पेक्ट में हमने स्ट्रेस का वैल्यू भी फिक्स कर दिया। भाई कोई भी एक पॉइंट लिया उसको ओरिजिन से मिला रहे, तो कोई भी एक पॉइंट ले लिया तो उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मेरे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों जो है वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। यानी कि ये जो रेशियो होगा वो क्या होगा, अगर मैं ES लिखता हूं तो ये हो जाएगा टोटल इंक्रीज इन स्ट्रेस
डिवाइडेड बाय टोटल इंक्रीज इन स्ट्रेन। ये इंस्टेंटेनियस नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल इंक्रीज इन स्ट्रेस टू द टोटल इंक्रीज इन स्ट्रेन। तो इसका जो रेशियो होता है वो ES के द्वारा लिया जाता है, राइट। फॉर डिजाइन पर्पज इट इज यूज, फॉर डिजाइन पर्पज, डिजाइनिंग में जब हम बात करेंगे डिजाइन पर्पज इट इज यूज, इट इज का मतलब ये सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग यूज करते हैं डिजाइनिंग में, यानी कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम लोग इसी को लेके हम बात करते हैं, EIT और ET को लेके नहीं। नोट इट डाउन। ES may be taken as, ES may be taken as 1/3 of the maximum stress value। यानी कि ES जो हम लोग लेंगे, यानी कि जो पॉइंट हम लोग जो लेते हैं वो पॉइंट हम लोग 1/3 ऑफ पीक स्ट्रेस तक ही लेंगे। 1/3 ऑफ पीक स्ट्रेस हमारे पास में ये होता है, तो हम लोग इसका 1/3 अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर जो वैल्यू आता है वही हम लोग ES के तौर पे लेंगे। IS 456 ये कहता है, मतलब वो ये बात करता है कि मोस्टली कोशिश ये करता है कि नॉन लीनियर पार्ट में ना जाएं, ठीक है ना। तो हम लोग जो वैल्यू लेते हैं वो ES का जो वैल्यू लेंगे वो 1/3 ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू के रिस्पेक्ट में ही हम लोग कंसिडर करेंगे, नॉट बियॉन्ड दैट, ठीक है। तो ये लिखिए। और आपने EIT को प्लास्टिक में क्यों लिखा? जो हमने पॉइंट ये लिखा था, कहाँ गया हमारे पास ये आंसर। ET में भी तो सिग्मा और एप्सिलॉन इंक्रीज कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं बेटा, लेकिन वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेंगे ना। हमने क्या होगा देखिए, एक स्टूडेंट का डाउट था कि सिर्फ प्लास्टिक रेंज में आपने EIT को कैसे लिया, जबकि ये तो इलास्टिक रेंज में आता है। बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, राइट। तो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा कि हम ये जानते हैं कि हमारे पास में जो कर्व होता है उस कर्व के अंदर अगर हम वैल्यू शो करें, अगर मैं उसमें वैल्यू शो करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां तक जो है, जहां तक लीनियर रहता है कर्व, जहां तक कर्व लीनियर रहता है उस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक पार्ट। इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक। ये हमारे पास में क्या हो जाता है, इलास्टिक रेंज हो जाती है, ये होती है इलास्टिक रेंज। और इलास्टिक रेंज के अंदर तीनों का वैल्यू सेम है, इलास्टिक में तीनों का वैल्यू सेम आ रहा है। इसके इधर जो आ रहा है, इसके इधर जो आ रहा है, इसको मैं बोल सकता हूं इन इलास्टिक, इसको मैं इन इलास्टिक भी बोल सकता हूं, ये हाइफन करके हैं, या फिर प्लास्टिक भी बोल सकता हूं, या फिर मैं प्लास्टिक भी बोल सकता हूं। तो ये इन इलास्टिक या प्लास्टिक रेंज होती है। इसमें जो स्लोप होगा वो वैल्यू जो देता है वो वैल्यू मुझे ओनली दो ही वैल्यू दे सकता है, ES का और ET का।
अगर मैं प्लास्टिक में या इन इलास्टिक रेंज में अगर बोलूंगा तो भाई मेरे पास में यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो या तो ET का होगा या फिर ES का होगा, हाँ या ना, राइट। लेकिन अगर हमें कंपेयर करना है, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि भाई आप मुझे एक बात बताइए, कंपेयर करके बताइए, जब मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, इसलिए हम लोगों ने इसको वैल्यू यहाँ पे शो किया है, इसका भी डाउट था, वो ये है आंसर। जहां तक हम सेफ डिजाइन कर सके टू यूज द मैक्सिमम प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, तो उसके लिए हम लोग ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो है ये इसके बाद में तो फेल होगा ही होगा, तो सेफ साइड चलने के लिए हम लोग ये बोलते हैं कि भाई सीकेंट का वैल्यू आप यहीं तक ले लो, दिस इज द FCK/3 यानी कि सिग्मा CBC/3 के रेस्पेक्ट में, तो यहां तक हम प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल यूज कर सकते हैं। इसलिए हमने ES को जो है वो ES को हमने यूज किया है। किसका आंसर था? विशाल। क्लियर हो गया बेटा? तो इसलिए हमने ये जो यहां तक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल यूज करी है और इसके रेस्पेक्ट में हम लोग इसको लिखते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर? एवरीवन से यस और नो। जितने भी लाइव हैं एवरीवन प्लीज आंसर से यस और नो। जितना भी पॉइंट है JEN AEN पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना है। चलो, तो ये हो गया हमारे पास में E को लेके जो हमने सारी बातें कर ली। अब अगर मैं यहाँ पे EC की बात करता हूं दोस्तों, तो हमने 3 वैल्यू लिखा, EIT, और ये हमने लिखा ET, और ये हमने लिखा ES। ये 3 वैल्यू हमने जो है उसको लिख दी। क्लियर? ये वैल्यू जब हमने लिखी है, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो वैल्यू जब हमने लिखा है, तो हमने यहाँ पे कतई ये नहीं पता कि ये नहीं ध्यान दिया है कि मटेरियल यानी कि कंक्रीट जब लगाया गया, यानी कि जब उसको प्लेस किया गया, यानी कि जब वो अपनी स्ट्रेंथ देना शुरू कर दिया, तब से लेके जब स्ट्रक्चर फेल होगा तब तक कंक्रीट का बिहेवियर क्या है, क्योंकि हम ये अच्छे से जानते हैं कि एक टाइम बाद में कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती है। मटेरियल की अपनी एक लाइफ स्पान होता है जिसके बाद में वो डिग्रेड हो जाता है। लेकिन इस प्रॉपर्टी को यानी कि टाइम के साथ कंक्रीट में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो प्रॉपर्टी हमने इन तीनों के अंदर कहीं पे भी शामिल नहीं करी है। हमने सिंपल इतना सा कहा कि जो कंक्रीट हमने स्टार्टिंग में लगाई थी, फ्रेश कंक्रीट, वो जब तक स्ट्रक्चर रहेगा तब तक वैसी है और उसका बिहेवियर ये है। यानी कि हमने टाइम को लेके कुछ भी बात नहीं करी, जबकि हम अच्छे से जानते हैं टाइम के साथ साथ कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो डिग्रेड होती है। एक टाइम मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल 6 महीने तक तो बढ़ती हैं, इसके बाद में साल भर में भी कुछ ना कुछ वैल्यू इंक्रीज होता है, बट बियॉन्ड 20 ईयर 25 ईयर दैट वैल्यू डिक्रीज, कांस्टेंट लोडिंग के अंदर जो है डिक्रीज होता है। तो हमें अब जो देखना है वो ये देखना है कि भाई EC का वैल्यू, जब हम EC का वैल्यू लिखते हैं तो इस पे टाइम के साथ जो चेंजेस आता है वो वैल्यू, टाइम के साथ जो चेंजेस आता है वो वैल्यू का इफेक्ट क्या होगा वो हम जानना चाहते हैं। तो टाइम के रेस्पेक्ट में यानी कि टाइम के साथ कंक्रीट की प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस होते हैं उसके रेस्पेक्ट में हम लोग 2 तरीके से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखते हैं। पहला हो जाएगा दैट इज शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और दूसरा हो जाएगा शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, और दूसरा हो जाएगा लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो EC को अदर फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, जो रियलिस्टिक है उसको ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं। तो पहला हो जाएगा शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म का मतलब ये है कि हम लोग जो है शॉर्ट टर्म का मतलब हो जाएगा नो टाइम डिपेंडेंट, नो टाइम डिपेंडेंट, नो टाइम डिपेंडेंट। मतलब ये है कि इसके अंदर हम लोग ये बोल रहे हैं कि टाइम के साथ जो भी चेंजेस हो रहा है वो हम नहीं मान रहे हैं, तो भाई इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास दैट इज EC इज इक्वल टू 5000 रूट FCK।
जब हम टाइम के साथ कोई चेंजेस नहीं मान रहे हैं तो भाई इसके अंदर जो वैल्यू लिखी जाएगी वो वैल्यू यही तो होगी, जो भी वैल्यू हमारे पास यही लिखी जाएगी, हाँ या ना, राइट। चलिए तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस वन, नो टाइम डिपेंडेंट, नो टाइम डिपेंडेंट। अब पॉइंट ये आता है कि टाइम डिपेंडेंट नहीं है तो कौन सा पैरामीटर ऐसा है जो टाइम के साथ कंक्रीट की प्रॉपर्टी को चेंज करता है। तो दोस्तों टाइम के साथ कंक्रीट के अंदर बहुत सारे पैरामीटर ऐसे जो उसकी इफेक्ट स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, बट मोस्टली जो है दो पैरामीटर ऐसे हैं जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। पहला हो जाएगा क्रीप और दूसरा होगा श्रिंकेज। पहला हो जाएगा क्रीप और दूसरा हो जाएगा श्रिंकेज। श्रिंकेज वॉल्यूम के श्रिंक होने की वजह से जो होता है वो पार्ट होगा, और क्रीप जो होता है कांस्टेंट लोडिंग के रिस्पेक्ट में, यानी कि सस्टेन लोडिंग के रिस्पेक्ट में जो चेंजेस होता है उसके रिस्पेक्ट में दिया जाता है। क्रीप को भी मैं बताऊंगा डिटेल में। तो नो टाइम डिपेंडेंट मींस ये हो जाएगा नो क्रीप इफेक्ट, मींस नो क्रीप इफेक्ट। तो अगर आप क्रीप इफेक्ट कंसीडर नहीं करते हैं तब उस केस में आपके पास ईसी जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 5000 रूट एफसी के, राइट। सीकेंट के अंदर अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो सीकेंट के अंदर भी 5000 रूट एफसी के ही होगा, ये 5000 रूट एफसी के ही होगा, क्योंकि हमने 1/3 तक ले लिया तो इसका जो स्लोप होगा वो लगभग EIT के बराबर ही रहता है मोस्टली, तो हम लोग वो वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वन। इसको मैं स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोल सकता हूँ, आल्सो कॉल्ड स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आल्सो कॉल्ड स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी बोला जा सकता है। तो क्रीप को भी होल्ड करिए, मैं इसको भी बता दूंगा डिटेल में, पहले ये लिखो। ET को ECK के बाद ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं बेटा? FCK के बाद तो मेटेरियल फेल ही हो जाएगा ना तनिष्का। नो क्रीप इफेक्ट कंसीडर। So this is the short term modulus of elasticity of concrete and that is given by 5000 root FCK। इसको हम static modulus of elasticity भी बोलते हैं। No time dependent means creep effect हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। चलो तो ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हो जाएगा लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हो जाएगा लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको डिनोट करेंगे ECL। L डिनोट फॉर द लॉन्ग टर्म, L डिनोट फॉर द लॉन्ग टर्म। तो मैं लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूंगा तो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो जाएगा? क्रीप इफेक्ट कंसीडर। तो ये हो जाएगा क्रीप इफेक्ट, इसमें हम लोग क्रीप इफेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, क्रीप इफेक्ट कंसीडर, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्रीप इफेक्ट कंसीडर करते हैं। तो इसका जो वैल्यू लिखा जाएगा वो वैल्यू लिखा जाएगा ECL इज इक्वल टू EC अपॉन 1 प्लस थीटा। तो वैसी बात है, जैसे जैसे क्रीप का वैल्यू बढ़ेगा यानी कि टाइम के साथ अगर आप देखोगे तो EC का वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस होगा, तो ये रिड्यूस होता जाएगा। क्लियर है? जहां पे थीटा हो जाएगा क्रीप कोएफिशिएंट,
क्रीप कोएफिशिएंट, और ये लिखा जाता है दैट इज अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन एट एज ऑफ लोडिंग, डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन एट एज ऑफ लोडिंग, या फिर मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ दैट इज ये हो जाएगा मेरे पास में क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन, क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन, क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन। पूनम, स्टैटिक एंड डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वैल्यू सेम है बट पॉइंट अलग अलग हैं। डायनामिक मॉडुलस EIT के रेस्पेक्ट में दिया जाता है और स्टैटिक ES के रेस्पेक्ट में। ES को स्टैटिक मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी नहीं बोल सकते हैं प्रिंस, क्यों नहीं? कुल बोल सकते हैं बेटा, तभी तो बोला है। थीटा क्रीप कोएफिशिएंट होता है एंड द वैल्यू इज अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन एट एज ऑफ लोडिंग, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन, है ना। और इसका जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं। बट यहाँ पे सर बहुत सारे टर्म्स ऐसे आ रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है। अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन क्या होती है, एज ऑफ लोडिंग क्या होती है, क्या चीज है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो 1 मिनट का। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा का वैल्यू देखता हूँ, वैल्यू ऑफ थीटा जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एज ऑफ लोडिंग, और ये हो जाएगा थीटा का वैल्यू 7 डेज के लिए अगर हम वैल्यू देखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2.2, और 28 डेज के लिए अगर इसका वैल्यू देखेंगे तो दिस इज द 1.6, एंड 1 ईयर के लिए इसका वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा 1.1। तो पहले ये वैल्यू लिखो क्योंकि ये वैल्यू अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इसके बाद में अभी बात करेंगे। तो एज ऑफ लोडिंग 7 डेज, 28 डेज और 1 ईयर के रिस्पेक्ट में ये पूछा गया है। चलो अब यहाँ पे मेरे पास में अगर हम थोड़ा सा इसको हम बात करें तो एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पे नोट 1 करके लिख लेता हूँ, नोट 1 करके अगर मैं EC का वैल्यू देखता हूँ तो EC का वैल्यू दिया जाता है 5000 रूट FC के, जबकि ये क्या रहता है, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर मैं लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखता हूँ तो ये हो जाएगा दिस वैल्यू यानी कि EC डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा 5000 रूट FC के डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा। ये हमने लिखा लॉन्ग टर्म के लिए। ये किसके लिए लिखा हमने, लॉन्ग टर्म के लिए।
ये शॉर्ट टर्म के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए। अब मुझे एक चीज बताओ, यहीं से आपको एक चीज बताओ, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो आप मुझे एक बात बताइए, थीटा की वजह से यानी कि क्रीप की वजह से EC का जो वैल्यू है वो कम होगा या ज्यादा होगा? टेल मी, अगर मैं यहाँ पे थीटा कंसीडर करता हूं तो EC का वैल्यू रिड्यूस होगा या इंक्रीज होगा? तो इट इज वेरी ऑब्वियस, थीटा जो कि डिनोमिनेटर में है, तो दिस डिनोमिनेटर वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू डिक्रीज होगी, हाँ या ना? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि भी थीटा की वजह से EC का वैल्यू रिड्यूस होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अब पॉइंट ये आता, कितना रिड्यूस होगा, कितना रिड्यूस होगा? तो भाई कितना रिड्यूस होगा तो हम देख लेते हैं इसको। अगर हम एग्जांपल से समझे तो अगर मैं 7 डेज के लिए लिखता हूं, 7 डेज के लिए ECL लिखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, EC अपॉन 1 प्लस थीटा। थीटा का वैल्यू 7 डेज के लिए कितना है, 2.2, तो ये हो जाएगा EC अपॉन 1 प्लस 2.2, तो दिस इज EC अपॉन डिवाइडेड बाय 3.2। अगर मैं 1 ईयर के लिए लिखता हूं तो 1 ईयर के लिए हो जाएगा, दैट इज ECL इज इक्वल टू EC अपॉन 1 प्लस थीटा 1.1, तो ये हो जाएगा 1.1, तो ये हो जाएगा EC अपॉन 2.2। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो भी मेरे पास में जो वैल्यू रिड्यूस हुआ है वो 2 to 3 टाइम्स रिड्यूस हुआ है। जो वैल्यू रिड्यूस हुआ है वो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो रिड्यूस हुआ है वो क्या हो गया, 2 से 3 गुना रिड्यूस हो जाता है। तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द क्रीप द EC वैल्यू रिड्यूस बाय 2 to 3 टाइम्स, ये 2 से 3 टाइम्स क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती हैं, हाँ या ना? क्लियरली हमें शो भी हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट करके लिख सकते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू क्रीप, तो ये रिड्यूस हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो रिड्यूस हुआ है वो क्या हो गया, 2 से 3 गुना रिड्यूस हो जाता है। तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द क्रीप द EC वैल्यू रिड्यूस बाय 2 to 3 टाइम्स, ये 2 से 3 टाइम्स क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती हैं, हाँ या ना? क्लियरली हमें शो भी हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट करके लिख सकते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू क्रीप द EC वैल्यू रिड्यूस बाय 2 to 3 टाइम्स, 2 to 3 टाइम्स, ये जो है वो 2 से 3 टाइम्स रिड्यूस हो जाती हैं। तो ये लिखो पहले नोट 1, फिर आगे बात करते हैं। चलो, तो प्रिंस का हो गया डाउट, प्रिंस ने आगे लिखा है, ये लिखो फटाफट जब तक मैं आपके डाउट देख लेता हूं। आप तो इसी में लिखा है दिस इज द वन शॉर्ट टर्म, तो ये रिड्यूस हो गया 2 से 3 टाइम्स। चलो, सो दिस इज द नोट 1, नाउ नोट 2, फटाफट लिखो इसको। क्रीप कोफिशिएंट यानी कि थीटा जो होता है ये किस किस की वजह से हो सकता है, ड्यू टू, ये थीटा जो है किस किस की वजह से हो सकता है, ये हो सकता है ड्यू टू ह्यूमिडिटी, कंपोजिशन ऑफ कंक्रीट, एज ऑफ लोडिंग, आप कितने टाइम तक लोडिंग लगा, आप जो है लोडिंग का किस तरीके से लोडिंग लगाते हैं। दूसरा हो जाएगा ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग, तो
ये थीटा का जो वैल्यू होगा ड्यू टू द ह्यूमिडिटी, कंपोजिशन ऑफ कंक्रीट एंड ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग एंड थिकनेस ऑफ मेंबर, इस पे भी डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ मेंबर। तो इन सारी चीजों के ऊपर जो है थीटा का वैल्यू डिपेंड करता है। लेकिन IS 456 जो है, बट IS 456, तो ये नोट 2 हो गया, यहाँ पे तीसरा हो जाएगा IS 456 2000 considered for theta, considered only the effect of age of loading on theta value, यानी कि क्रीप कोफिशिएंट के लिए IS 456 जो है वो ओनली एज ऑफ लोडिंग का पैरामीटर, यानी कि इसका इफेक्ट कंसीडर करता है, बाकी पैरामीटर ह्यूमिडिटी, कंपोजिशन एंड ड्यूरेशन एंड थिकनेस ऑफ मेंबर का इफेक्ट कंसीडर नहीं करता है। इसीलिए हमने जो टेबल में जो वैल्यू लिखा है दैट इज द एज ऑफ लोडिंग ओनली। इसके आगे इसके अलावा जो पैरामीटर है उसको कंसीडर नहीं कर रहा है, वो आप फिर नॉन लीनियर में या हायर स्टडी में आप डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा, नोट करिए। चंदन, नोट 1 समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया बेटा? ECL जो होता है दैट इज द EC अपॉन 1 प्लस थीटा। जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम होगा ना, वही तो लिखा है चंदन। थीटा का वैल्यू 7 डेज के लिए 2.2 और 28 डेज के लिए 1.6 और इसके लिए 1 ईयर के लिए 1.1। तो मेरे पास में डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ता ही जा रहा है, 1 से ज़्यादा हो रहा है, तो वैसी बात है ये वैल्यू कम होगा, वही तो हमने नोट किया है चंदन। जो भी है पूरा ज़्यादा स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं, बट इतना ज़रूर लिख दे कि हाँ समझ में आ गया या ओके हो गया, ताकि मैं इंश्योर रहूँ वो करना ही करना। यानी अमर का है सर टाइम के लिए लगा रहे हैं वो हो जाएगा, एज ऑफ लोडिंग का मतलब है कितनी इंटेंसिटी का लगा रहे हैं वो हो जाएगा। चलो अब ये हो गया। अब इसमें हमारे पास 3-4 टर्म ऐसे आए हैं जिसको लेके आपको डाउट रह सकता है। एक तो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, और ये क्या है कहानी, इसका मतलब क्या है और ये वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो देख लेते हैं, क्योंकि स्टेट PSU में क्वेश्चन आ रखा है, हालांकि गेट के अंदर तो आया है 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा देख लेते हैं उसके बारे में। बिफोर मूविंग ऑन दिस पार्ट एक डाउट जो है, एक प्रिंस को डाउट रहा है कि सर ES का मतलब क्या है। प्रिंस मैं इसका क्लियर कर देता हूँ। ES डिनोट फॉर, मैं EC के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ES डिनोट फॉर द स्टैटिक सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ES को हम लोग सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, और ये जो वैल्यू हम लोग लेते हैं पीक स्ट्रेस का 1/3 की रेंज के अंदर ही इसको मेजर करते हैं डिजाइन पर्पज के लिए। तो वैसी बात है इसका जो वैल्यू होगा वो हम लोग लिख देते हैं दैट इज द 5000 रूट FCK। क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि 1/3 के अंदर अगर हम बात करेंगे तो वहां पे कर्व ऑलमोस्ट लीनियर हो जाता है, इसलिए हम लोग जो मैक्सिमम वैल्यू वो इसका लिख देते हैं। और इसी को हम लोग जो है स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि सर स्टैटिक का मतलब क्या, क्योंकि यही चीज आप डायनेमिक में भी लिख चुके हैं, तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है। तो मैं स्टैटिक वर्ड का मतलब बता देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। स्टैटिक और डायनेमिक दोनों के अंदर, दोनों में कहानी वैल्यू सेम है बट मीनिंग अलग है। ये मैं क्यों लिख पा रहा हूं, क्योंकि मैंने ES का वैल्यू 1/3 तक लिया है और कर्व लीनियर हो गया, तो मैं लगभग सेम वैल्यू आ जाता है, तो हम लोग इसको लिख पा रहे हैं, ठीक है ना। कब, जब 1/3 तक हम बात करते हैं, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या। स्टैटिक का मतलब होता है, स्टैटिक वर्ड का मतलब ये होता है किसी भी
फिक्स इंटेंसिटी का, किसी भी फिक्स इंटेंसिटी का कोई भी लोड किसी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर लग रहा है तो उसको हम स्टैटिक वर्ड बोलते हैं। कोई भी लोड, अगर कोई भी लोड, पर्टिकुलर कोई भी लोड फिक्स इंटेंसिटी का अगर किसी भी बॉडी पे लग रहा है तो हम लोग उसको स्टैटिक लोड बोलते हैं, और उसके रेस्पेक्ट में जो बिहेवियर होता है वो हम लोग स्टैटिक वर्ड से डिनोट करते हैं। जो भी बिल्डिंग है उसके अंदर कहानी यही होती है, नॉर्मल बिल्डिंग के लिए एक्सेप्ट ब्रिजेस वगैरह को छोड़ के, ठीक है, तो वहां पे स्टैटिक लोड आता है। डायनेमिक में क्या रहता है, डायनेमिक के अंदर ये रहता है कि ना तो इंटेंसिटी फिक्स है और ना ही पोजीशन फिक्स है। ब्रिज के अंदर, फ्लाईओवर के अंदर जो कंपोनेंट बने हैं वहां पे व्हीकल्स का जो लोड होता है, ट्रैफिक जो लोड होता है, वाइब्रेशन जो होता है, या विंड एंड अर्थक्वेक की वजह से जो भी इफेक्ट आता है, ये सारे डायनेमिक में आते हैं, क्रिटिकल लोड में। तो इसमें जो आता है, इसकी वजह से जो इफेक्ट हो रहा है वो डायनेमिक के अंदर कंसीडर किया जाता है। और इसीलिए डायनेमिक के अंदर हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे ओरिजिनल बिहेवियर को ही लेके हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मटेरियल की मैक्सिमम प्रॉपर्टी को यूज करना होता है, जो कि इनिशियली उसकी वैल्यू रहती है, ठीक है। स्ट्रक्चर में जब आप आपके नहीं है गेट ईएसी में, तो आपके लिए इतना ही ध्यान रख लीजिए कि डायनेमिक के अंदर ना तो पोजीशन फिक्स होती है और ना तो पोजीशन फिक्स होती है, ना इंटेंसिटी फिक्स होती है, दोनों ही नहीं होती है। जबकि इसके अंदर पोजीशन और इंटेंसिटी दोनों ही फिक्स होती है। ये वैल्यू बराबर क्यों ले पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्टैटिक हम लोग सेकेंड के अंदर लिख रहे हैं, सेकेंड के अंदर 1/3 तक प्रॉपर्टी लिए हैं, दैट्स वाई। इतना डेप्थ में एन जेएन तो कभी नहीं पूछना, ठीक है ना। आपको ओनली ये वैल्यू पता हो तो, थोड़ा आइडिया हो तो ओके है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आंसर, जो कि जिसने भी पूछा था, आई थिंक प्रिंस था, ओके। तो ये कहानी हो गई। अब आते हैं क्रीप को लेके। मैं चाहता हूं सब लोग जो हैं सारे जो हैं डाउट पूछ लें अपने जो भी रहते हैं, है ना। अब आता है क्रीप को लेके, नोट करके हेडिंग लगा लीजिए क्रीप। जब होल वैल्यू डिनोमिनेटर कम हो रहा है, अरे यार बेटा होल वैल्यू कब कम हो रहा है चंदन, होल वैल्यू कब कम हो रहा है। देख ईसी का वैल्यू 1 + थीटा था। अगर मैं क्रीप नहीं लेता हूं, अगर मैं क्रीप इफेक्ट, चंदन के लिए बोल रहा हूं, अगर मैं क्रीप इफेक्ट नहीं ले रहा हूं, यानी कि जीरो कर ले रहा हूं, तो मैंने इसको जीरो कर दिया तो ECL इसी के बराबर हो गया। जब मैंने थीटा क्रीप इफेक्ट नहीं लिया तो ये जीरो हो गया, जीरो हो गया तो भाई मेरे पास में नीचे 1 को हम लिखते नहीं है तो इसी हो गया। लेकिन जब मैं क्रीप इफेक्ट कंसीडर कर रहा हूं तो 7 डेज के लिए वैल्यू 2.2, 28 डेज के लिए वैल्यू 1.6 और 1 ईयर के लिए वैल्यू 1.1। तो जब मैं यहाँ पे वैल्यू 2.2 लिखूंगा तो एक बात बताओ, ये वैल्यू कितना हो गया, 3.2 हो गया ना, 3.2 हो गया। अगर मैं 1 ईयर के लिए लिखूंगा तो EC ये हो जाएगा 1 + 1.1, तो ये हो जाएगा EC / 2.1। तो ये वैल्यू पहले मेरे पास में 1 था, अब वैल्यू कितना हो गया 3.2 और 2.1, तो वैल्यू रिड्यूस हुआ। चंदन आपका डाउट जो आप पूछ रहे हैं, जो मुझे लग रहा है वो डाउट ये है, इतना डेप्थ वाली चीज तुम्हारे लिए नहीं है। आपका डाउट ये है कि अगर मान लो क्वेश्चन आपसे ये पूछे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे टाइम के साथ विद द इंक्रीजिंग इन द टाइम द ECL वैल्यू इज इंक्रीज और डिक्रीज, ये आपको बताना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने क्वेश्चन जो लिखा है वो गलत लिखा है। अगर मैं EC को ध्यान से सुनना, ये अच्छी बात है, हालांकि JEN के लिए नहीं है, JEN AEN के लिए। अगर मैं आपको पूछता हूं कि भाई EC का वैल्यू अगर मैं EC के अंदर थीटा का वैल्यू कंसीडर करता हूं तो ये वैल्यू रिड्यूस होगा या इंक्रीज होगा, तो EC का वैल्यू रिड्यूस होगा। क्लियर, EC का वैल्यू रिड्यूस होगा, ये लो ये रिड्यूस हो गया। लेकिन इसी चीज को अब मैं नोट इसी, अब दूसरी बात ये है कि ECL के लिए बोल रहा हूं कि ECL का वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब मैं बात कर रहा हूं इसका वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो फिर वही ये इंक्रीज होगा। कैसे, 7 दिन पे वैल्यू 3.2 है, 1 ईयर पे 2.1 है, तो ये वैल्यू बढ़ रहा है। चंदन आपका क्वेश्चन ये रहा है, ये होना चाहिए था आपका।
टाइम के साथ अगर मैं ECL का वैल्यू देखूंगा तो इट्स गोइंग टू बी इंक्रीज, बट अगर मैं EC की बात करूंगा तो EC का जो वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज होगा। दैट्स वन। आई होप कि अब ये क्लियर हो गया चंदन का जो डाउट रहा है। क्लियर? तो कौन है ये, संकेत और चंदन, दोनों के डाउट जो भी है वो ये सारे क्लियर हो गए। तो रीड द स्टेटमेंट प्रॉपरली। हालांकि इतना डेप्थ तुम्हें नहीं पूछा जाना है, अभी तक तो किसी भी स्टेट PSU में या नहीं आया है, ये ESC के लिए छोड़ देते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो तो वही बात करेंगे इसको। अब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो नहीं बात करेंगे, कारण ये आपके लेवल पे नहीं है, फिर वो ESC के लिए बात चली जाती है, वो फिर आपके पार्ट में नहीं है, तो मैं इससे ज्यादा इसमें नहीं डिस्कशन करूंगा, इतना ही ध्यान रख लीजिए आप। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे ऊपर, जो कि क्रीप का है। हालांकि इसको और भी डिटेल में कौन कौन से पैरामीटर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, क्या क्या होता है, वो सारे पॉइंट आपको CT में बता देंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। जितना IS 456 के लिए जरूरी है आपको ध्यान रखने के लिए, वो मैं यहाँ पे डिस्कशन कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, तो इसमें अगर हम बात करें तो क्या होगा, क्रीप की अगर हम बात करें, देखो क्रीप का सुनना ध्यान से, जो चीज मैं बोलूंगा वही यहाँ पे लिखूंगा। क्रीप क्या होता है, क्रीप को हमने बोला कि टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। तो क्या मीनिंग है इसका, तो हम ये जानते हैं मटेरियल में कोई भी, चाहे वो स्टील लो, चाहे वो कंक्रीट लो, या कोई भी लो, तो कोई भी बॉडी जो है वो बेसिकली दो तरह की प्रॉपर्टी शो करती हैं, एक होता है इलास्टिक, एक होता है प्लास्टिक। अगर मैं सिंपल किसी भी बॉडी की अगर मैं बात करता हूँ तो एक होता है मेरे पास में इलास्टिक और एक होता है मेरे पास में प्लास्टिक, दो प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। इलास्टिक को अगर हम मोटा मोटा तौर पे अगर जाने तो ये बोल सकते हैं कि इलास्टिक का मतलब क्या हो जाएगा, मटेरियल regain its original shape and size, its original shape and size on removal of the load, ये हम लोग जो हैं वो इसमें हम लोग जानते हैं। अब सीधी सी बात है, जब इलास्टिक वर्ड लिखा गया तो यही समझते हैं, सिंपल सी बात है, राइट। इसका मतलब ये रहा कि भी अगर मैं किसी भी बॉडी पे लोड लगा रहा हूं तो लोड लगाने से बॉडी में स्ट्रेस डेवलप हुआ और वो स्ट्रेस ऐसे होते जा रहा है, ऐसे होते जा रहा है, ऐसे होते जा रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा दिस इज द लोडिंग पाथ, ये हो जाएगा दिस इज द लोडिंग पाथ, ये हो जाएगा लोडिंग पाथ। अब आप जब लोड को रिलीज करते हैं तो ये वापस अपना शेप और साइज गेन कर लेता है। इसका मतलब ये रहा कि जिस पाथ से ये रजिस्ट करते हुए गया सेम उसी पाथ से वापस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अनलोडिंग पाथ, ये हो जाएगा अनलोडिंग पाथ। इलास्टिक का मतलब यही रहा ना कि जब लोड को हटाओगे तो वापस चला आ जाएगा, तो वापस कब आएगा, जब लीनियर पाथ रहा तभी आएगा, नॉन लीनियर में नहीं आता है, तो ये लीनियर प्रॉपर्टी हो गया। यानी कि इसको अगर मैं सिंपली इसका अगर कंक्लूजन करूं तो कर्व जो है, कर्व फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल जो रहता है वो क्या रहेगा, लीनियर रहता है। मैं क्लियरली इंजीनियरिंग मटेरियल लिख रहा हूं और इंजीनियरिंग मटेरियल मेरे पास में कंक्रीट और स्टील है। रबर के अंदर नॉन लीनियर रहता है, वो 100 में हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए ये कर्व लीनियर रहता है। पहला कंक्लूजन तो ये निकल गया इसका। दूसरा कंक्लूजन क्या होगा कि जब ये वापस आ जा रहा है, इसका मतलब ये रहा कि यहां तक जो मेरे पास में रहा है वो क्या रहा कि भी इतना जो डिफॉर्मेशन हुआ है वो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन है। जो डिफॉर्मेशन रहा है वो क्या रहा, टेम्परेरी डिफॉर्मेशन है, जैसे हटाओगे वापस गेन कर लेगा, हाँ या ना। तो इसमें जो डिफॉर्मेशन होता है वो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होता है, ये मेरे पास में हो जाएगा दिस इज द टेम्परेरी डिफॉर्मेशन। रिमूवल करोगे तो वापस आ जाएगा। ये इलास्टिक वर्ड का नॉर्मल सा मीनिंग जो हमें पता होना चाहिए।
क्लियर, ये हो जाएगा। अब आते हैं प्लास्टिक वर्ड के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं प्लास्टिक वर्ड के ऊपर। प्लास्टिक वर्ड का मतलब क्या होगा कि जब आप लोड हटाओगे वापस शेप और साइज में नहीं आता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, ऑन रिमूवल ऑफ द लोड, ऑन रिमूवल ऑफ लोड मटेरियल will not regain its original shape and size, ये ओरिजिनल शेप और साइज को गेन नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, कर्व जो है वो नॉन लीनियर होगा, ये इसका मतलब है, कर्व नॉन लीनियर होगा। इसका मतलब जो डिफॉर्मेशन होगा वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, हाँ या ना, इसमें क्या हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। क्लियर। अब परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। पॉइंट ये आता है कि चलो ठीक है, ये तो आपने ग्राफ को देख के बता दिया, लेकिन है क्या मतलब इसका, आपने ये लिखा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये तो ग्राफ को लेके आपने कंक्लूजन किया, ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वेशन को लिख दिया, बट इसका मीनिंग क्या है। मैं जब डिजाइन करता हूं या अगर किसी चीज को एनालिसिस करता हूं तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि जब आप किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स अप्लाई करने से अगर बॉडी इलास्टिक रेंज में रहती है, तब उस केस में आप उस पे 1000 बार इनफाइनाइट टाइम्स लोड लगाओ हटाओ, यानी कि अप्लाई करो और रिमूव करो, द बॉडी विल परफॉर्म एवरी टाइम एज इट वाज इन ओरिजिनल, यानी कि जैसे वो पहले थी, स्टार्टिंग में थी, अभी भी वैसा ही परफॉर्म कर रही है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं रहा है। ठीक है, इसीलिए जब भी हम एनालिसिस करते हैं या किसी चीज को डिजाइन करते हैं तो कोशिश ये रखते हैं कि वो इलास्टिक जोन में रहे, कारण क्योंकि हर बार उसका जो बिहेवियर होगा वो सेम होगा जैसा हमने एनालिसिस में या डिजाइनिंग में कर रखा है, कोई भी नया चेंजेस नहीं होगा, दैट इज द मीन। ठीक है, तो बॉडी विल परफॉर्म सिमिलर एज इट वाज इन ओरिजिन, तो ये हो जाएगा बॉडी और मेंबर विल behave as original, behave every time as it was in origin, जैसे पहले थी वैसा का वैसा करेगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें क्या कहानी होगी, इसमें कहानी ये होगी दोस्तों, इसमें कहानी ये होगी कि अगर मान लीजिए मेरे पास में ये यहाँ से यहाँ तक इलास्टिक रहता है और उसके बाद में ये प्लास्टिक आ जाता है। सुनना ध्यान से, जब मैं इसमें लोडिंग लगाऊंगा तो लोडिंग गया ऐसे यहाँ तक तो इलास्टिक है, लोड आ गया इधर। अब मैं यहाँ से जैसे लोड को रिलीज करूंगा तो भाई मेरे पास में ये अनलोडिंग पाथ जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, दिस इज द अनलोडिंग पाथ। अब मैं दोबारा जब इस पे लोड लगाऊंगा तो ये बॉडी कुछ ऐसे जाएगी, इस तरीके से बिहेव करेगी। फिर वापस लोड को रिलीज करूंगा तो ये जो बॉडी है वो कुछ ऐसे आएगी वापस, ये अनलोडिंग हो गया। फिर लोड लगाओगे तो ये जाएगी कुछ ऐसे। अब आप इस चीज को जरा समझो, पहली बार जब मैंने लोड को रिलीज किया तो मेरे पास में तो इतना डिफॉर्मेशन परमानेंट रह गया था, ये हटा नहीं है, वापस शेप में नहीं आया है। अब आप दोबारा लोड लगा रहे हो तो बॉडी तुम्हारे पास, मेंबर तुम्हारे पास चेंज हो चुका है, उसमें पहले से ही इतना डिफॉर्मेशन परमानेंटली है, उसमें से इतना डिफॉर्मेशन पहले से ही है। अब ये पुरानी वाली नहीं है जो पहली बार आपने ली थी, अब ये नई बन चुकी है, अब आप क्या करोगे, वापस लोड लगाओगे, वापस रिलीज करोगे तो फिर इतना रह जाएगा। अब ये फिर बदल गई, तो हर बार ये नए मेंबर में कन्वर्ट होती जाएगी जिसके अंदर कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रहता जाता है। दैट्स द मीन ऑफ द प्लास्टिक। क्लियर?
सो ये इलास्टिक और प्लास्टिक की बातें हैं, आगे समझ में। इसीलिए जब हम डिजाइन करते हैं तो हमारे पास में जो पॉइंट रहता है वो पॉइंट आता है कि भाई हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम इलास्टिक के अंदर ही बिहेवियर दें। अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ, स्टील स्ट्रक्चर और आरसीसी स्ट्रक्चर दोनों के लिए कॉमन बात है। हमने एलएसएम मेथड अडॉप्ट कर लिया है बेटर डिजाइन के लिए। नॉर्मल बिल्डिंग के लिए हम लोग चाहे स्टील स्ट्रक्चर का हो चाहे आरसीसी स्ट्रक्चर का हो, एलएसएम कोड हमने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन अगर मैं ब्रिज डिजाइन कर रहा हूं, वाटर टैंक डिजाइन कर रहा हूं, डैम डिजाइन कर रहा हूं या ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहा हूं जिसके ऊपर नेचुरल फोर्सेस लग रहे हैं या डायनेमिक लोड लग रहे हैं, जो कि ट्रैफिक हो गया, विंड हो गया, वाइब्रेशन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, साइक्लिक हो गया, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस हो गया, ऐसे अगर कोई लोड भी इंक्लूडेड है, तब मैं हमेशा WSM से डिजाइन करता हूं। और WSM लीनियर पाथ को फॉलो अप करता है और उसका कारण ये है। एवरीवन क्लियर? यस और नो? ये आगे चीज में दोबारा एक्सप्लेन करूंगा जब हम मेथड में जाएंगे। सो भी आपको इलास्टिक और प्लास्टिक की अगर कोई पूछे कि भाई इलास्टिक और प्लास्टिक में इंटरव्यू मान लो अगर पूछा जाए तो ये उसका आंसर होना चाहिए। और आराम से शांति से आंसर दे दो कि सर ये मीनिंग है, दैट इज इट कंटेंट एवरीथिंग जो एग्जामिनर को चाहिए। क्लियर? चलिए, तो ये बात हो गई हमारे पास। अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर क्रीप को लेके बात कर रहे थे। तो क्रीप में क्या होता है कि जब हम किसी भी बॉडी पे, समझने ध्यान से सुनिएगा, अगर हम किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लगाते हैं, बॉडी ले लो, मेंबर ले लो, स्पेसिमेन ले लो, कुछ भी ले लो, अगर मैं उस पर फोर्स अप्लाई करता हूं तो फोर्स अप्लाई करने से क्या कहानी होगी? फोर्स अप्लाई करने से अगर मैं किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो बॉडी के अंदर जो है स्ट्रेसेस और स्ट्रेन दोनों डेवलप होगा। इनिशियली ये लीनियर रहता है, इनिशियली ये क्या रहता है? लीनियर रहता है, यानी कि इलास्टिक जोन में रहता है। अब इलास्टिक का मीनिंग आप जानते हैं, तो ये लीनियर हो गया, इलास्टिक जोन में हो गया। इस टाइम जो स्ट्रेन होगी दैट स्ट्रेन इज नोन एज द इलास्टिक स्ट्रेन। ये क्या आ जाएगा? इलास्टिक स्ट्रेन आ जाएगा, क्योंकि इलास्टिक के अंदर ही है, तो अब इसके अंदर ये स्ट्रेन आ गया। और इस टाइम जो लोड होगा, स्ट्रेस को मैं P/A लिखता हूं, तो इस टाइम जो लोड होगा, इस लोड को मैं क्या कर रहा हूं, ये जो लोड होगा वो यील्ड या इलास्टिक लोड बोल सकते हैं कि यहां तक इलास्टिक प्रॉपर्टी में रखेगा, अगर इससे ज्यादा लगाओगे तो प्लास्टिक में चला जाएगा। क्लियर है ना? तो ये इलास्टिक की बात हो गई। अब मैं सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई मेरे पास में इलास्टिक स्ट्रेन जो आई है, ये इलास्टिक स्ट्रेन कौन सी है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू है, इसके आगे अगर स्ट्रेन आई तो प्लास्टिक में चली जानी है। तो हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे शो कर देते हैं इलास्टिक स्ट्रेन को। दिस इज द इलास्टिक स्ट्रेन, ये पॉइंट मैंने शो कर दिया, इलास्टिक स्ट्रेन, दिस इज द इलास्टिक स्ट्रेन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस टाइम जो लोड है, ये जो लोड है, इस लोड को मैं होल्ड कर देता हूं, इस लोड को मैं क्या कर देता हूं, होल्ड कर देता हूं, यानी कि मैं इसकी वैल्यू को चेंजेस नहीं कर रहा हूं और ये कंटिन्यूअसली लग रहा है। यही इंटेंसिटी का लोड कंटिन्यूअसली लग रहा है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो इस लोड को बोला जाएगा, जब मैंने इस लोड को होल्ड कर दिया तो इस लोड को बोला जाता है सस्टेन लोड, इसको बोला जाता है सस्टेन लोड। तो सस्टेन लोड क्या हो जाएगा? एनी पर्टिकुलर लोड, कोई भी लोड जो एक फिक्स इंटेंसिटी का है और किसी भी बॉडी पे कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म के लिए लग रहा है। शॉर्ट टर्म होगा तो स्टैटिक लोड हो जाएगा, लॉन्ग टर्म होगा तो सस्टेन लोड हो जाएगा। ठीक है ना? अंतर है दोनों में। शॉर्ट टर्म होगा फिक्स इंटेंसिटी का कोई भी लोड अगर शॉर्ट टर्म के लिए लग रहा है तो स्टैटिक में होगा, अगर लॉन्ग टर्म में लग रहा है तो सस्टेन लोडिंग होगा। ठीक है? तो इस लोड को मैंने क्या बोल दिया? सस्टेन लोड। जब यही लोड कंटिन्यूअसली लग रहा है किसी भी बॉडी के ऊपर, तब उस केस में हम ये जानते हैं कि इसके बाद में बॉडी का जो बिहेवियर होता है वो इस तरीके से हो जाता है। अगर मैं माइल्ड स्टील की बात करूंगा, कंक्रीट की बात करूंगा, तो ये इस तरीके से बिहेवियर देता है।
यानी कि सेम लोडिंग पे, यानी कि सस्टेन लोडिंग के ऊपर बॉडी जो है कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होती है। सेम लोडिंग का मतलब सस्टेन लोडिंग में, तो किसी भी कंक्रीट बॉडी का सस्टेन लोडिंग में कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होना, इस प्रॉपर्टी को बोला गया है क्रीप। क्लियर है? तो ये क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग लोड अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी क्या करेगी, कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होती जाएगी, डिफॉर्म होती जाएगी, और ये वैल्यू आपके पास में हो जाएगा कुछ ऐसे लाइक दिस, और ये बढ़ता जाएगा, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि एक इनफाइनाइट टाइम पे जाके, इनफाइनाइट टाइम पे जाके ये जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट टाइम पे जाके ये वैल्यू यहाँ पे इससे पीक पे मिल जाएगी, सबसे ज्यादा उस पे जाके मिल जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो ये मेरे पास में ये कौन सा पॉइंट आ गया, ये आ गया इलास्टिक वाले की, और ये कंटिन्यूअसली डिफॉर्म है अंडर द सस्टेन लोडिंग में, राइट। और मैं अगर मैं इसको यहाँ पे शो करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास, दैट इज द, ये हो जाएगा, इसको अगर मैं शो करता हूँ तो ये हो जाएगा अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। दिस इज द अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, मैक्सिमम स्ट्रेन इतना जा सकता है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। अब यहीं पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो क्रीप स्ट्रेन का वैल्यू इलास्टिक में आएगा कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर तो ओनली इलास्टिक की बातें होती हैं, इसके बाद में प्लास्टिक यानी कि क्रीप की बात होगी। तो इलास्टिक स्ट्रेन मेरे पास में यही है, इसके बाद में क्रीप की हम बात करेंगे, और क्रीप का मैक्सिमम जो इफेक्ट जाएगा वो कितना जाएगा, अल्टीमेट तक जाएगा। अब अल्टीमेट तो मैक्सिमम है, उससे पहले भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो मान लीजिए मैंने किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे अगर देखा तो ये वैल्यू जो शो करेगा, ये शो करेगा मुझे क्रीप स्ट्रेन को, ये वैल्यू शो करता है क्रीप स्ट्रेन को, इसका वैल्यू मैक्सिमम जा सकता है इतना। और इसी चीज को मैंने जब यहाँ पे लिखाया था, कहाँ गया, हाँ ये देखो, क्रीप कोएफिशिएंट अगर मैं मैक्सिमम लिखूंगा तो अल्टीमेट क्रीप होगा, और किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद में 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद में अगर आपसे पूछे क्या कहानी होगी, तो उसके रेस्पेक्ट में जो क्रीप आया है वो आपको बताना होगा, ये मैक्सिमम के रेस्पेक्ट में है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज आ रही है वो हो जाएगी कुछ ऐसे। क्लियर? ये होगा कंटिन्यूअस लोडिंग के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू बढ़ता जा रहा है। अब ये बात हो गई इसको, अब आगे बात करते हैं। आगे थोड़ा समझने से पहले हम एक काम करते हैं, बचपन में चलते हैं। बचपन में आप लोगों ने कुछ न कुछ छोटे मोटे मजाक या हरकतें करी होगी। आपने अगर ध्यान से अगर ऑब्जर्व किया होगा या रिकॉल करिए, अगर ऑब्जर्व किया होगा तो आप एक रबर जो पैसों की गड्डी को बांधने के आता है, तो वो रबर आपने लिया होगा, उसको आपने खींचा होगा। ध्यान से सुनना जो चीज बता रहा हूँ, आपने उसको खींचा, खींच के कुछ टाइम के लिए होल्ड किया होगा, 1 सेकेंड, नॉट 1 सेकेंड, 30 सेकेंड या 1 मिनट आप उसको होल्ड करके रखते हैं, और 1 मिनट या 2 मिनट मान लो अगर आप होल्ड करके रखते हैं, तो होल्ड करने के बाद में आप उसको सडनली छोड़ देते हैं, सडनली छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, एकदम से वो अपना लेंथ कम करेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद में 2 या 3 सेकंड बाद में धीरे 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 कम होता जाता है, लेकिन पूरा शेप गेन नहीं करता है, लेकिन पूरा शेप गेन नहीं करता है। तो जैसे ही आपने कुछ ड्यूरेशन के लिए उसको होल्ड करके रखा, सस्टेन्ड लोडिंग के रेस्पेक्ट में, सस्टेन लोडिंग के रेस्पेक्ट में अगर आपने उसको होल्ड करके रखा और फिर सडनली छोड़ते हैं, तो क्या होता है, जैसे आप उसको छोड़ते हैं तो सडनली कुछ अपनी लेंथ कम करता है, यानी कि कुछ रिकवर कर लेता है इंस्टेंटेनियसली, फटाफट रिकवर कर लेता है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिकवरी। हाथों हाथ रिकवर कर लिया, लेकिन कुछ टाइम यानी कि 2 या 3 सेकंड बाद में आपको ऐसा लगता है कि धीरे 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 कम होता जा रहा है, वो बोलते हैं क्रीप रिकवरी। 2 तरह की रिकवरी होगी, एक हो जाएगी इंस्टेंटेनियस रिकवरी, हर बॉडी का नेचर है ये, ठीक है। तो इसको अगर हम जाने तो क्या होगा मेरे पास, इसमें अगर हम देखें, ये मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा अभी, और ये भी बता दूंगा सस्टेन लोडिंग किसकी वजह से और कौन कौन से पैरामीटर आते हैं। तो जैसे ही मैं लोड को रिलीज करूंगा, जैसे ही लोड को रिलीज करूंगा, तो कुछ न कुछ इसके अंदर जो है वो इंस्टेंटेनियस रिकवरी होती है। ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास इंस्टेंटेनियस रिकवरी।
इंस्टेंटेनियस रिकवरी, फटाफट ये जो है वो रिकवर कर लेता है, इंस्टेंटेनियस रिकवरी कर लेता है। ठीक है, इसको मैंने गलत बना दिया, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रिकवरी का मतलब है ये यहां से यहां तक, हाँ इसके ऊपर ऊपर ही रहना चाहिए, तो ये हो जाएगा तो ये जो रहता है ये इंस्टेंटेनियस रिकवरी में आ जाता है, फटाक से जो रिकवर किया है, क्लियर है, ये रिकवरी हो गया। और फिर आप धीरे धीरे अगर उसको थोड़े टाइम मतलब 2 या 3 सेकंड बाद में देखते हैं तो वो टाइम के साथ रिकवर होता है। तो टाइम के साथ रिकवर हो रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रीप रिकवरी, क्रीप रिकवरी, ये होता है क्रीप रिकवरी। लेकिन हम ये भी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि जो रबर आपने होल्ड करके यानी कि सस्टेन लोडिंग में रखा, उसको छोड़ा, सडनली उसने रिकवर किया यानी कि इंस्टेंटेनियस रिकवरी किया, फिर धीरे धीरे रिकवर हो रहा है और कुछ सेकंड बाद में 10 या 20 सेकंड बाद में वो फिर रुक जाता है, अपना शेप में पूरा नहीं जाता है। तो जो परमानेंट उसमें जो वैल्यू रह गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन रह गया है, उस वाले पार्ट को बोला जाता है रेजिड्यूअल क्रीप स्ट्रेन, उसको बोला जाता है रेजिड्यूअल क्रीप स्ट्रेन, रेजिड्यूअल क्रीप स्ट्रेन, रेजिड्यूअल क्रीप स्ट्रेन। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द क्रीप जो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो ये हो जाएगा टोटल स्ट्रेन, ये हो जाएगा दिस इज द टोटल स्ट्रेन, और ये हो जाएगा दैट इज एज ऑफ time since application of compressive stress, time since application of compressive stress, compressive stress। अब ये तो बात होगी समझने के लिए, कोई डाउट है इसमें किसी को? एनीवन कोई डाउट इसमें? तो पहले इसी को लिख लेते हैं, जो जो पॉइंट है मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर वैल्यू भी बता देता हूँ कैसे क्या निकालना है, तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। हेडिंग लगाइए क्रीप और इसमें लिखिए पहला पॉइंट, तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए क्रीप के अंदर अंडर द सस्टेन लोडिंग, अंडर द सस्टेन लोडिंग, अंडर द सस्टेन लोडिंग, अंडर द सस्टेन लोडिंग concrete continue undergo deformation, under the sustained loading concrete undergo continue deformation, concrete undergo continuous deformation without increase in stress, 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 that property is known as, that property is known as, that property is known as creep of concrete, that property is known as creep of concrete, creep of concrete, creep of concrete. Next point, next point, it is time dependent property, it is time dependent property of the concrete, it is time dependent property of the concrete, of the concrete due to अब हम यहाँ पे जो बात करें ड्यू टू के अंदर ये सारी चीजें आप ड्यू टू क्या हो जाएगा, ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्रेस,
ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेसेस होती हैं बॉडी के अंदर डेवलप होती हैं जिसकी वजह से सारी कहानी होती हैं। और सस्टेन लोडिंग सस्टेन लोडिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं फिक्स इंटेंसिटी ऑफ लोड, intensity of load that act for a long duration, ठीक है, तो इसको हम सस्टेन लोडिंग बोलते हैं। अब मान लीजिए अगर लाइव लोड नहीं है तो फिर डेड लोड की वजह से भी ये डिफॉर्म हो सकती हैं, राइट। तो सस्टेन लोडिंग बोल सकते हैं और डेड लोड भी बोल सकते हैं, तो ये जो आता है इन तीनों की वजह से, और ये चीजें बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है, सो नोट इट डाउन। अभिषेक का डाउट है सर, आप नोट पर जाएं एंड आप वहां लिखे हैं EC रिड्यूस बट EC 5000 रूट FCK, वी नो FCK विल इंक्रीज विथ टाइम, एग्जाम्पल 7 days पे 0.7, so EC must be increase as time increase, I think ECL long term modulus capacity decrease। आप लॉन्ग टर्म मॉडुलस कैपेसिटी का बात कर रहे हैं और एग्जाम्पल 1 1 ईयर तक से कंपेयर कर रहे हैं। अभिषेक क्या कह रहा है, नोट पर जाएं एंड आप वहां लिखें EC रिड्यूस, ठीक है, हाँ रिड्यूस होता है, बट सर EC 5000 रूट FCK, बिल्कुल वी नो FCK विल इंक्रीज विथ टाइम, 7 दिन पे इतना, ठीक है, हाँ, सो EC बेटा अभिषेक का कहना ये है कि सर आप नोट पे जाएं, ये लिख लिया होगा सबने, मैं यहीं पे बता देता हूँ। इस अभिषेक का कहना है कि सर आपने 7 दिन पे लिखा था जहाँ पे 0.7 FCK होता है और EC का वैल्यू जो होता है वो 5000 रूट FCK होता है, तो भाई आप जो है ये वैल्यू कैसे इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं। अभिषेक इन दोनों को मिक्सअप मत करो, पहली बात तो ये, क्यों मिक्सअप नहीं करना है, कारण ये है कि यहाँ पे जो FCK लिखा गया है वो FCK लिखा गया है 8 डेज क्यूरिंग के रेस्पेक्ट में, और उसी के रेस्पेक्ट में ये सारे पैरामीटर हम बात करते जा रहे हैं। इसका क्या होगा उसको लेके हम बात नहीं कर रहे हैं पहली बात तो ये। दूसरी बात ये जो वैल्यू हमने लिखा है 0.7 इतना होता है, 28 डेज पे 1 होता है और इसमें 1.2 होता है, तो ये वैल्यू लिखा गया है हमारे पास ताकि हम जो है फर्दर कंस्ट्रक्शन की